Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is Arzu Kakkar, and every day we used to cover the important current affairs where you get the fodder for mains. We have proper analysis of the current affairs, whether from The Hindu, PIB, Indian Express and any other important article. तो उन सबको साथ में लेकर चलते हैं, साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ आपके मेंस सिलेबस में कहाँ पर रेलिवेंट है, आप उसको कहाँ ऐड कर सकते हो। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो यहाँ पर प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए भी हम न्यूज़ को कवर करते हैं, और साथ ही साथ इस सेशन के एंड में मैं हर रोज़ आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व, और आपको वो एक जो होती है आदत हो जाना, क्योंकि फाइनली प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चंस ही दिखेंगे दैट यू हैव टू सॉल्व MCQ बेस्ड। सो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में आई रिक्वेस्ट कि आप सब दे दिया करो। बाय द नेक्स्ट लेक्चर, जो अगला लेक्चर होता है, उसमें हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे अपने करंट अफेयर्स के साथ बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स दैट वी डिस्कस्ड, तो उसके आंसर्स को एक बार पहले चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या उसके सही आंसर्स थे, और फिर हम बढ़ेंगे हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। क्वेश्चन कह रहा था कल कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साइंड द चितवन डिक्लेरेशन फॉर एशियन राइनोस कंजर्वेशन। तो अपन को अगर पता हो तो हमने कल एशियन राइनो कंजर्वेशन से रिगार्डिंग एक ये बात करी थी, चितवन डिक्लेरेशन, जो ये मीटिंग हुई थी दैट वाज इन द चितवन नेशनल पार्क, जो कि नेपाल के अंदर है। ये आपको याद करने को भी बोला था, और हमने राइनोस की अलग अलग स्पीशीज, कितनी स्पीशीज थी, 5 स्पीशीज, उनके बारे में जाना, उनका IUCN स्टेटस में देखा, इंडिया में कौन सी स्पीशीज होती हैं, एक मैप दिखाया था अगर याद हो, उससे बहुत अच्छे से कवर किया था। तो ये जो डिक्लेरेशन है 5 कंट्रीज ने साइन किया है, इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन ही अगर आप देखोगे, इंडिया, भूटान, इंडोनेशिया, तो ये पेयर बिल्कुल सही है। ये तीनों कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। थाईलैंड जैसे यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व, म्यांमार भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, राइट। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन इज ए। अब ये तो 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, भूटान और इंडोनेशिया। मैं बोल रही हूँ 5, तो बाकी कौन सी थी? 2, नेपाल एंड मलेशिया। तो ये पांचों कंट्री के नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज ने साइन किया है चितवन डिक्लेरेशन, और ये डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है? फॉर एशियन राइनो कंजर्वेशन। और इसकी अगर पूरी एनालिसिस चाहिए तो कल का लेक्चर देख लो, अवेलेबल है श्रीराम्स IAS के प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पर, तो वहां आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी इस टॉपिक की। क्लियर है? चलो जी। फिर हमने पढ़ा था कल लॉ कमीशन के बारे में, अगर आपको याद हो तो उसका टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके अगले साल 2024 अगस्त तक कर दिया। तो हमारे लिए लॉ कमीशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडवाइजरी बॉडी है, ये रिकमेंडेशंस देती है, कितनी रिकमेंडेशंस आज तक दी हैं, और क्या इसके बारे में जानना, कब आई, कब पहली सेटअप हुई, इंडिपेंडेंट इंडिया में कब आई, बहुत कुछ इसके बारे में, इसकी कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्टिव, सब कुछ कवर करा है। अब क्वेश्चन था, consider the following statements with respect to law commission in India, and question was asking which of the statement given above is or are incorrect. So that means you have to check this keyword. क्वेश्चन पता, आंसर पता होने के बावजूद अपन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये टर्म नहीं देखते हैं। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सो नाउ आई एम टेकिंग दीज 2 स्टेटमेंट्स। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टाइम टू टाइम जो एस्टेब्लिश करती रहती है, वैसे इसका एक फिक्स टेन्योर है। तो इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी ही है। इट वॉज फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1834। करेक्ट, यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया की बात नहीं दी गई, पहली बार तो ये इट वॉज फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1834 ओनली, राइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सी मार्क नहीं करूंगी, आई मार्क ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दे आर आस्किंग इनकरेक्ट वन। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना है। डन है।
आज हम क्या कवर करेंगे उनकी पहले एक झलक देख लेते हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल था। अगर आप एडिटोरियल्स भी पढ़ रहे होगे तो बहुत अच्छा एडिटोरियल आया इसके ऊपर। इंडिया टू रिटेन अ हाई ग्रोथ रेट 6.8% फॉर द ईयर दैट एंड्स इन मार्च। तो यहाँ पर ये कौन कह रहा है? आईएमएफ की मतलब किसने कहा है? आईएमएफ बेसिकली उनका यही कहना है। तो बहुत कुछ है ये जानने का कि इंडिया ये ग्रोथ अगर रिटेन कर रहा है 6.8%, तो उनके पीछे उनकी क्या कहना है, वो क्या कहती हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट मेंस के लिए मिल जाएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी डायरेक्टली, जो फिर आप लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। सांसद रत्न अवार्ड के बारे में जानेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और GS2 में भी आप इसको यूज कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रगति प्लेटफॉर्म है उसके बारे में जहां पर इंटरैक्शन होती है। इसका 41st एडिशन अभी हो रहा, ऑफ द प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इंटरैक्शन ऑन 22 ऑफ फेब। तो GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बेटर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करती है, गुड गवर्नेंस की बात करी जा सकती है यहाँ पर। तो ये GS पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। अगला जो है वो है रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर द मैंडेटरी यूज ऑफ जूट इन द पैकेजिंग ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर फॉर द ईयर 22-23। ये आप GS पेपर 2 पेपर 3 दोनों के साथ ले सकते हो, क्योंकि जब आप जूट की पैकेजिंग की बात कर रहे हो तो आप एनवायरनमेंट सेक्टर को भी साथ में लेकर चल रहे हो, राइट। तो ऐसी पॉलिसीज जो सरकार बना रही है और साथ साथ ऐसे नॉर्म्स जो लेकर आ रहे हैं, रूल्स लेकर आ रहे हैं, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फार्मर्स की इनकम को ध्यान में रखते हुए भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी, तो इसीलिए सेक्शन 2 बेसिकली पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में ये फिट बैठती है। इसके लिए ये कैसे पता चलेगा? सिलेबस याद कर लेना बहुत अच्छे से। एक सिलेबस लिखो, खुद से लिखो, वॉल पे पेस्ट करो। जब तक सिलेबस याद नहीं होगा तब तक न्यूज़पेपर रीड करने का और कुछ भी प्रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए रट्टा मार लो सिलेबस, बस सिंपल सी बात है। जब तक सिलेबस याद नहीं होगा तब तक कोई प्रिपरेशन नहीं है, ये एक रूल है। ठीक है, पहले सिलेबस याद होना चाहिए। अगली बात है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड है, GS पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है। 6th मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो उसके बारे में जानेंगे। इंडिया चाइना का बहुत स्टैंड ऑफ और LAC के रिगार्डिंग इश्यूज जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन अभी जो 6th मीटिंग हुई है, देयर इज अ मैकेनिज्म जो दोनों कंट्रीज के बीच में है फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, क्या बात करता है, क्या बात हुई है, कौन गया, कहाँ गया, उसके बारे में जानेंगे। और अगला है क्लासिकल डांस लेजेंड कनक रेले पास्ड अवे। तो आपके GS पेपर 1 में इंडियन कल्चर से एसोसिएटेड ये बन जाता है कि ये क्लासिकल डांसर रही हैं। तो कौन से क्लासिकल डांस की बात करी जा रही है और उस डांस फॉर्म को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अब विदाउट टेकिंग एनी मच मोर टाइम मैं सिंपली सेशन को स्टार्ट करती हूं। और पहला आर्टिकल, इसको अच्छे से कवर करना है, इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप इसमें बहुत कुछ अपने आंसर राइटिंग के लिए लेके जा सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल आया था ये। इंडिया रिमेन्स ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रही हूँ, IMF के MD क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा, उनका ये कहना है कि इंडिया की परफॉर्मेंस, इट हैज बीन क्वाइट इम्प्रेसिव एंड वी एक्सपेक्ट इंडिया to retain a high growth rate this year that ends in March to 6.8%। so उन्होंने इंडिया को रेफर किया है एज अ ब्राइट स्पॉट, और ग्लोबल ग्रोथ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बेसिकली इट वुड बी 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। इंडिया विल बी कंट्रीब्यूटिंग 15%। तो ऐसा अगर वो कह रही हैं, उनके पीछे उन्होंने क्या क्या रीजंस दिए हैं और क्या कुछ कहा है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, she is saying that India की performance has been quite impressive overall। basically IMF is projecting 2023 जो रहेगा, it will be difficult with the global growth slowing down from 3.4% last year 2023 में, it will be slowing down to 2.9% she observed, right। लेकिन
इसके बावजूद भी अगर ग्लोबल एवरेज स्लो है, स्टिल there is a slowdown in the rest of world economy. She is projecting, IMF is projecting India ki growth rate, it will be high, that is 6.8% for this year, and by the end of this March, and for April 2023 to 2024 they project 6.1%. तो मतलब इंडिया की ग्रोथ रेट 6.1% से चलेगी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर विल बी अ स्लो डाउन लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज 2.9%. सो in that way India will contribute 15% to the global growth in 2023. काफी इन्होंने इसके पीछे रीजन दिए हैं. इफ शी इज सेइंग दैट IMF के MD दैट इंडिया अ ब्राइट स्पॉट, so there are certain reasons behind it. First of all, country has really done well in digitalization. This is the first point, right? तो बेसिकली पैंडेमिक हुआ है, वी हैव इम्प्रूव्ड. ओवरऑल इम्पैक्ट जो पैंडेमिक का रहा है उससे हम आगे बढ़ चुके हैं. वी हैव ओवरकम दैट एंड वी हैड फ्रेम बेटर पॉलिसीज, बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, फॉर जॉब्स, और हमने डिजिटलाइजेशन में बहुत अच्छा काम किया है. वी हैव लर्नड द लेसन्स फ्रॉम दी पैंडेमिक. और फिर वहां पर जब हम कोई गलती करते हैं या फिर कुछ भी होता है हमारे साथ जीवन में, जब हम उससे कुछ सीख ले लेते हैं ना, तो हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम और स्ट्रॉन्ग आ सके. तो यही उनका भी कहना है दैट वी हैव लर्न द लेसन्स फ्रॉम पैंडेमिक एंड इम्प्लीमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज टू ओवरकम दैट, राइट. और उसमें कोविड-19 के टाइम पे डिजिटलाइजेशन तो अपने अपने पीक पे आप बोल सकते हो गया ही है, जहां पर स्कूलिंग, हेल्थ, एवरी सेक्टर इन इंडिया वाज डिजिटलाइज, जहां पर हर चीज अब ऑनलाइन होने लगी, राइट. तो ये सब उनका कहना है. साथ ही साथ सेकेंड रीजन शी गेव, इंडिया की फिस्कल पॉलिसी, इट हैज बीन रिस्पॉन्सिव. उन्होंने न्यू बजट की भी तारीफ करी एंड शी सेड कि जो आपकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स द फिस्कल कंसोलिडेशन एट द सेम टाइम फाइनेंसिंग फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो एक बहुत ही सॉलिड फैक्टर है इस रिगार्ड में. साथ ही साथ शी सेड कि जो बैलेंसिंग डेवलपमेंट नीड्स विद द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया, वो बहुत अच्छे से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. हमारा रिवेन्यू साइड इज वेरी रियलिस्टिक. वी आर फोकसिंग अपॉन ग्रोथ सपोर्ट स्पेंडिंग, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहां पर हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है और वो बहुत अच्छी बात भी है. साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू जॉर्जिवा, द MD ऑफ IMF सेड दैट इट इज अ वेरी ब्रेव स्टेप विद द डिजिटल ID. जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डिजिटल ID जो हम दे रहे हैं जो डिजिटलाइजेशन को और आगे लेकर जाएगा. जैसे मैं बात कर रही थी कि कोविड-19 ने तो मतलब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है, जहां पर डिजिटलाइजेशन अब घर घर में जा चुका है. बिजनेसेस आर गोइंग डिजिटल, वी आर यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस. सो ये उन्होंने इस पॉइंट को भी ट्रिगर किया है इस बात के अंदर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्होंने ये बोला है, इंडिया हैव अ यंग पॉपुलेशन, 15 million people are added to the labor force every year. Women are playing a very important role, right? So India is having a strong investment climate that generate jobs and it is a very great advantage for India. तो अगर मैं ओवरऑल फैक्टर्स की बात करूं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक राइज, तो आप क्या क्या फैक्टर्स देखते हो उसके अंदर? एक तो डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन जिनकी वो बात कर रही हैं. सेकेंड फैक्टर यू कैन ऐड इज इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट भी कहां पर? इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन इकोनॉमी. ये पॉइंट्स आप डायरेक्टली अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख सकते हो, आपके लिए बहुत काम आएंगे जब हम रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं. साथ ही साथ हमारा जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, जो हम खर्चा कर रहे हैं, और ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है. उन्होंने खुद ही कहा है इंडिया इज अ ब्राइट स्पॉट अबव द ग्लोबल एवरेज. इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो प्रोजेक्ट करी गई है दैट इज 6.1%, विच इज अ बिट स्लो लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. उससे ज्यादा हम करेंगे, राइट. इंडिया इज प्रोवाइडिंग अबाउट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023. और हमारी दो बातें और, एक है हमारी कैपिटल स्पेंडिंग, फोर्थ पॉइंट कैन बी योर कैपिटल स्पेंडिंग जो आप स्पेंड कर रहे हो इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एंड फिफ्थ पॉइंट इज योर डेमोग्राफिक डिविडेंड वेयर विमेन्स कैन बी फेबुलस. ये एक पॉइंट है जो अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है, दे कैन बी ड्राइवर फॉर द इंडियाज ग्रोथ एंड 15 million people आर एडेड टू द
लेबर फोर्स एवरी ईयर। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था जिसको आपन ने इन डिटेल में कवर किया है। अब मेंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर से, ठीक है। 26th मीटिंग ऑफ WMCC, तो ये क्या मीटिंग है, किसकी मीटिंग है, इसको जानने के लिए ये देखो। For the first time since the India-China border standoff began in 2020, हमने देखा है इंडिया चाइना LAC के बॉर्डर पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ रहता है, तो उसके बाद पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन ऑफिशियल्स आर विजिटिंग, दे हैव विजिटेड बीजिंग। तो ये अब कोई वर्चुअल मीटिंग नहीं है, फिजिकली बेसिकली जो यहाँ के डेलीगेट्स हैं दे आर गोइंग टू चाइना एंड दिस इज द 26th मीटिंग ऑफ the working mechanism for consultation and coordination on India-China border affairs। तो ये एक मैकेनिज्म है दोनों कंट्रीज के बीच का जो कि बात करता है कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की, किसके अंदर, आपके जो बॉर्डर अफेयर्स हैं। तो कोई ये मैकेनिज्म एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड या किसी और सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, सुनने में लग सकता है, लेकिन आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स और बॉर्डर अफेयर्स में आप कैसे बातचीत करके विद द एक्सचेंज ऑफ व्यूज आप कोई सोल्यूशन लेकर आ सकते हो दोनों पार्टीज मिलकर, उसके लिए है ये। फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 2019 में जुलाई में। मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इस मैप को भी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ इस पर्टिकुलर फॉरम, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है देखो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012, तो ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर 2012 में ये मैकेनिज्म आया। इट इज़ रिलेटेड टू बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर अफेयर्स को सॉल्व करने के लिए है ये। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी विद द इंडो चाइना बॉर्डर एरियाज, द डेलीगेट्स विल एक्सचेंज द व्यूज ऑन स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिकेशन, कैसे हम कॉपरेशन लेकर आ सकते हैं बिटवीन बोथ दी साइड्स। देखो मैप की अगर बात करूं तो मैप तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सारे के सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट एरियाज हैं उसके आसपास के लोकेशंस पता होनी चाहिए। देखो चाइनीज फोर्सेस वी नो दे हैव स्टिल ब्लॉक्ड एक्सेस टू दी certain patrolling areas of Indian forces on the LAC that is near the Depsang Plains। तो ये मैप में आपको पता होना चाहिए, ये है देप्सांग, तो इसके नीचे है गलवान और गलवान के भी नीचे हुए है हॉट स्प्रिंग्स, राइट। तो इस तरीके से आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है ताकि नॉर्थ टू साउथ अगर आपको आए देप्सांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग्स, तो वो अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। जितना मैप देखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आगे चलते हैं, दोनों साइड्स ने बातचीत करी है एंड दे हैव रिव्यूड बेसिकली the situation along the line of actual control and in the western sector of India, जो proposals discuss कर सकते हैं for the disengagement in the remaining areas एक constructive manner के अंदर, so that we maintain peace and tranquility in that area, ताकि अब हम थोड़ा सा आगे चलें towards the normalcy conditions। और भी बहुत कुछ टेंशंस हैं उनको रिजॉल्व करना है, इसको अब धीरे धीरे वापस से रिस्टोर करते हैं, लेट अस ब्रिंग पीस। और यहाँ पर प्रपोजल्स और बातचीत हुई है सो दैट वी वंस अगेन रिस्टोर पीस एंड ट्रांसक्विलिटी अलोंग दी LAC इन दी वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट बातचीत जो आपके GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जूट का तो सबको पता ही है, और जूट बेसिकली आपके एनवायरनमेंट सेक्टर के लिए भी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसको ध्यान में भी रखेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड दी रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर द मैंडेटरी यूज ऑफ जूट इन द पैकेजिंग ऑफ राइस, wheat and sugar for the year 2020-23। नो डाउट जूट इंडस्ट्री जो है जहां पर प्रोडक्शन होती है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। एक एक्ट है, इस एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जूट पैकेजिंग एक्ट 1987। सो इस एक्ट के अंदर द रिजर्वेशन नॉर्म्स अंडर दिस एक्ट, जहां पर आप बोल रहे हो नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर द फुल रिजर्वेशन ऑफ पैकेजिंग फॉर फूड ग्रेन्स एंड, मतलब अगर आप फूड ग्रेन्स पैक कर रहे हो, पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए यू विल यूज जूट, और 20% ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ जूट फॉर द पैकेजिंग ऑफ शुगर। तो अगर आप शुगर कर रहे हो पैक, दैट विल बी इन द जूट बैग्स, 20% reservation of packaging of sugar in jute bags. It is mandatory now as per these acts. You can see act is JPM, Jute Packaging Act 1987। तो ये पर्टिकुलर
रिफॉर्म जो है फार्मर्स को, जूट इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में जूट सेक्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट विल ब्रिंग अ बूस्ट फॉर द वेस्ट बंगाल, जहां पर आप जूट इंडस्ट्री देखो अगर तो आंध्र प्रदेश साइड जो है जहां पर जूट इंडस्ट्रीज है, एक बहुत ही बूस्ट मिलेगा वहां पर। और साथ ही साथ इट विल गिव डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू लाइक 3.70 लाख वर्कर्स जो जूट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। एंड इट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ 40 लाख फार्म फैमिलीज दैट आर इन द जूट सेक्टर। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा आई वुड से स्टेप है। और साथ ही साथ इसके फायदे बहुत है, मतलब होता है ना एक तीर से कई निशाने। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करोगे, आप साथ ही साथ एनवायरमेंट को ध्यान में रख रहे हो, यू विल डबल द फार्मर्स इनकम ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। जूट वी ऑल नो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर्स आफ्टर कॉटन। एंड रिजर्वेशन नॉर्म्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इट विल बूस्ट एंड इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रॉ जूट इन इंडिया। सेल्फ रिलायंट जिसकी हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें भी एक एक ग्रेट स्टेप रहेगा। बात समझ आ रही है? आप कितनी चीजों को लिंक कर सकते हो इसके साथ। आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज जूट इज अ बायोडिग्रेडेबल, renewable, reusable fiber and it is natural and it fulfills all these sustainability पैरामीटर्स। अगर हम इतना जूट के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने को थोड़ा ये भी मालूम होना चाहिए कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। बिल्कुल पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ज्योग्राफी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से आप सीधा प्रीलिम्स के अंदर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। मतलब ये एक ऐसा आर्टिकल है ना जो आपके जीएस पेपर 2 पेपर 3 के साथ लिंक करता है, प्रीलिम्स से भी बहुत सवाल उठाता है, काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं। जूट के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो है 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अराउंड 150 to 250 सेंटीमीटर, सॉइल टाइप वेल ड्रेन्ड एल्यूवियल सॉइल चाहिए रहेगी। इंडिया क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ जूट? यस, फॉलोड बाय बांग्लादेश एंड चाइना। मेनली दिस जूट इज ग्रोन इन द ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि वहां पर यू विल सी रिच एल्यूवियल सॉइल। जहां वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात कर रही हूँ, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। सो मेजर जो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, देखो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। तो यहाँ पर ऐसा एक स्टेप लाना यहाँ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और यहाँ के जूट सेक्टर को एक बूस्ट देने की बात है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। ये टॉपिक आपके गुड गवर्नेंस से डील करता है। हम बात करते हैं ना कि बहुत सी पॉलिसीज हैं, बहुत सी चीजें हैं, जब हम लेके तो आ रहे हैं ये पॉलिसी, ये रूल्स, ये नॉर्म्स, लेकिन आर वी इम्प्लीमेंटिंग देम? व्हाट अबाउट योर गुड गवर्नेंस? हम बात करते हैं ना मैक्सिमम गवर्नेंस की। सो उसके रिगार्ड में ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, वे पीएम मोदी चेयर्स 41st प्रगति इंटरैक्शन। ये वेंसडे को होता है, अभी वेंसडे एक डे रखा हुआ है फॉर दिस इंटरैक्शन। अब ये तो मतलब एवरी वेंसडे भी हो सकता है, तो हमारे लिए कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जब कुछ चीजें निकल कर आए इस मीटिंग से। तो ये जो मीटिंग है, प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस, नाम से ही पता चल रहा है। वट एवर पॉलिसीज यू आर फ्रेमिंग, उनका टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ तक पहुंचे हैं, उसकी मॉनिटरिंग, उसको रिव्यू करना। तो प्रोएक्टिव होना है गवर्नेंस के अंदर, दैट इज प्रगति। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसे खुद चेयर करते हैं और इसकी मीटिंग हुई, दैट वाज दी 41st एडिशन। इस मीटिंग के अंदर 9 key infrastructure projects were reviewed and PM Modi also reviewed मिशन अमृत सरोवर। अब अगर इस मिशन अमृत सरोवर की बात आ गई है तो हम इस मिशन को भी कवर करेंगे, अभी ही मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर प्रगति इंटरैक्शन लॉन्च कब हुआ था? 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्चुअली ये मीटिंग होती है, इंटरैक्टिव और एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जहां पर डिफरेंट जो सेक्रेटरीज हैं ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वो और प्राइम मिनिस्टर होते हैं और खुद वो हर एक चीज़ कैसे क्या चल रही है उसके बारे में पूछते हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है डिफरेंट सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी सबको साथ लेकर आता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। डोंट यू थिंक सो? सो आप इसको लिंक किया करो। अगर आपके स्टैटिक
स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये चीज़ों को लिंक कर सकते हो. इफ आई एम सेइंग दैट इट विल ब्रिंग different secretaries and the state chief secretaries, so it is one step for cooperative federalism also. साथ ही साथ 2015 में it was launched प्रगति, और ये बहुत ही एक integrated platform है for the addressing the grievances of the common man. At the same point of time you are monitoring the government projects. ये जैसे अभी मैंने बात किया ना मिशन अमृत सरोवर की, कहाँ तक कौन सा प्रोजेक्ट पहुंचा है, कौन सा स्कीम पहुंचा है, ये पूरा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया बाय द PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीवियंस रिड्रेसल, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, project monitoring. So overall this platform is basically bundling 3 latest technologies: digital data management, video conferencing and geospatial technology. तो वही बात है, आप ग्रीवियंस रिड्रेस करोगे, आप देखोगे प्रोजेक्ट्स कैसे चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग होगी एंड प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी. इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नो डाउट, क्योंकि इट इज ब्रिंगिंग टुगेदर दी सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चीफ सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट. चीजें अब हम बात कर रहे हैं प्रोएक्टिव गवर्नेंस की. तो इट इज अ सिस्टम दैट ब्रिंग्स ई ट्रांसपेरेंसी एंड ई अकाउंटेबिलिटी. ये आपके GS पेपर 4 के लिए भी रेलिवेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है, विद रियल टाइम प्रेजेंस एंड एक्सचेंज अमंग दी की स्टेक होल्डर्स. सो इट इज अ वेरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस. आई होप यहाँ से आप मेंस को लिंक कर सकते हो इसके साथ. प्रीलिम्स और मेंस दोनों से आपके पास बहुत अच्छा फॉर्डर मिल गया है आपको. अमृत सरोवर मिशन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं. दिस मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2022. तो ये मिशन जो लॉन्च हुआ था, इसका एजेंडा था वाटर कंजर्वेशन. तो जो जैसे आप वाटर बॉडीज होती है ना, छोटी छोटी लेक्स होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, तो वो मतलब वही पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हम कितना, तो उस पे ध्यान देना, और साथ ही साथ क्रिएटिंग अदर वाटर बॉडीज ऑल्सो. So this mission was aimed at developing and rejuvenating 75 water bodies as a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव. और फिर इस मिशन के अंदर 15 अगस्त 2023 कमिंग डेट भी आने वाली है, इसलिए अभी हमने इसको वापस से अभी पूछा क्या बात, कहाँ तक चल रहा है, प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा. So in total it will lead to the creation of 50,000 water bodies till 15th of August 2023. यही है, अराउंड 50,000 अमृत सरोवर्स में बी कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्री. तो ये बात थी, दैट वाज रिगार्डिंग दी अमृत सरोवर मिशन. आगे चलते हैं, एक न्यूज है जो आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. प्रीलिम्स में मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म, और मेंस के लिए भी GS पेपर 1 से कल्चर से आप इसको लिंक कर सकते हो. हुआ क्या है, रिसेंटली क्लासिकल डांस लेजेंड, आप इनको देख सकते हो, कनक रेले, ये एक मोहिनी अट्टम डांसर रही है फ्रॉम एंड हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला. शी पास्ड अवे, राइट. तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं. इन 1973 डॉक्टर रेले एस्टैब्लिश्ड द नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय एंड नालंदा डांस रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो जहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD डिग्रीज दी जाती थी. 1977 में शी ओन PhD इन हर डांस, फर्स्ट इन इंडिया, and her doctoral thesis was titled Mohini Attam, All Aspects and Spheres of Influence. फिर इन्हें she was awarded with Padma Shri, संगीत नाटक अकेडमी, MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड, कालिदास सम्मान इनको मिला है, और 2013 में she was conferred with पद्म भूषण also. थोड़ा सा इस डांस फॉर्म के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है. मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का डांस फॉर्म है, पता है सबको? अब लिखा हुआ है तो ये तो पता होना चाहिए. केरला का डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम, ठीक है. तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देखो, पिक्चर से आपको क्लियर होगा ये मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म का. देखो ये रहा डांस ऑफ मोहिनी, मोहिनी अट्टम. ये मोहिनी जो है ये आता है विच इज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. ये एक सोलो डांस फॉर्म है ऑफ केरला. आप बता सकते हो कि इस डांस फॉर्म में ये डांस फॉर्म किसी और डांस फॉर्म से लिंक्ड है? अगर आप इसकी पिक्चर देख सकते हो और अगर आप कुछ लिंक कर सकते हो इसके साथ कि मतलब आपको कोई और डांस फॉर्म ध्यान में आ रहा हो इस डांस फॉर्म को देखकर, एनीथिंग दैट यू कैन गेस आउट ऑफ इट. ये डांस फॉर्म से मतलब आपको कोई और भरतनाट्यम डांस फॉर्म की याद आ रही है थोड़ा सा? तो मतलब अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां से भी थोड़ा सा ये लिंक्ड रहता है. क्लासिकल डांस फॉर्म है क्योंकि
एंड बहुत ही ग्रेसफुल। आप फोटो देखो, जब आप डांस फॉर्म देखोगे ना, तस्वीरें जो है वो बहुत अच्छे से बयां करती हैं, ये वही बात है। ग्रेसफुल स्विंग बॉडी मूवमेंट्स, आप ड्रेसिंग स्टाइल देख सकते हो, एक वाइट ब्यूटीफुल साड़ी है, गोल्डन ब्रॉकेड है। सो और इट बिलोंग्स टू लास्य स्टाइल और तांडव स्टाइल। जो लास्य स्टाइल है ये बेसिकली डिनोटेड है टू द गॉडेस पार्वती, विच इज फेमाइन, टेंडर एंड ग्रेसफुल। जहां पर हम तांडव की बात करते हैं वो शिव जो है उनसे डिनोट करता है, और ये मेल एनर्जी को डिनोट करता है, थोड़ा वॉयलेंट डांस फॉर्म है। उसी तरफ लास्य स्टाइल जो है ये ग्रेसफुल है। यहाँ पर मोस्टली सोलो परफॉर्मेंस करी जाती है बाय द गर्ल्स एंड विद द सर्कुलर मूवमेंट्स, डेलिकेट फुटस्टेप्स और बहुत ही सटल एक्सप्रेशंस होते हैं। मैं बात कर रही थी भरतनाट्यम की, तो इट हैज एलिमेंट्स ऑफ भरतनाट्यम एंड कथकली। रियलिस्टिक मेकअप होता है, सिंपल ड्रेसिंग है, आप देख सकते हो व्हाइट और क्रीम साड़ी है दैट इज अडॉर्न्ड, और गोल्ड ब्रॉकेड है, केरला स्टाइल जिसकी हम बात कर सकते हैं। और बहुत ही ज्वेलरी भी आप देखो अगर, सो आर्टिस्ट वियर गोल्ड ज्वेलरी नेक्स पे, आर्म्स, हैंड्स, ईयर्स, हर बेसिकली काफी ज्वेलरी यहाँ पर पहनी जाती है बाय द डांसर्स, डांस वियर्स। एंड सुनंदा नैयर एंड पल्लवी कृष्णन आर दी नोटेबल आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस फॉर्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अगर आप रेगुलर हो इस सीरीज के अंदर तो आपको ये क्वेश्चन है जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। द टर्म HD3385 रिसेंटली सीन इन न्यूज किससे एसोसिएटेड है, इसका आंसर बताओगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म। मोहिनी अट्टम और द डांस फॉर्म मोहिनी इज अ क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म ऑफ कर्नाटका. Mostly a solo performance by girls with circular movements is done in this dance form. Question is saying which of the statement is incorrect. तो ये आपको बताना है इसका आंसर in the comment section. अगला क्वेश्चन है प्रगति प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रगति प्लेटफॉर्म, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपके पास नीचे आंसर्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू गिव द आंसर। तो इस सेशन के लिए इतना ही है। आई एक्सपेक्ट कि आप इन सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। टिल देन गुड लक एवरीवन, गुड विशेस, टेक केयर, कीप ऑन रिवाइजिंग। और इसको क्या करना है, चैनल को डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS यूट्यूब चैनल. Do share this videos with the other aspirants also, and don't forget to like this video as well. Thank you. Take care.